पैसे की इम्पोर्टेंस हम सभी जानते हैं और साथ ही ये भी जानते हैं कि पैसा एक हद तक ही ज़रूरी होता है और अगर ज़्यादा लालच किया जाए तो यही हमारे लिए परेशानी का कारण भी बन सकता है। आज की मूवी जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो इंसान के इसी बढ़ते हुए लालच के ऊपर है और वो कैसे उनकी ज़िंदगी तबाह कर देता है। आज की मूवी की स्टोरी काफ़ी यूनिक है और इस मूवी को क्रिटिक्स का बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस भी मिला था। आज जिस मूवी की हम बात करने जा रहे हैं वो कभी कभार ही देखने को मिलती है। इसकी स्टोरी लाइन काफ़ी यूनिक है जो कि हमारे बॉलीवुड में कम ही देखने को मिलता है। यह मूवी 2018 में आई साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी है जिसे राही अनिल ने डायरेक्ट किया है और इस मूवी के लीड रोल में हमें सोहम शाह दिखाई देते हैं। इस मूवी को IMDb पे 8.3 की रेटिंग मिली हुई है, तो आप इसकी रेटिंग से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह मूवी कितनी अच्छी है। तो और देरी न करते हुए चलिए शुरू करते हैं मूवी की स्टोरी। मूवी के स्टार्टिंग में हमें पूर्ति की देवी के बारे में बताया जाता है जिनके पास अपार धन और अनाज है और पृथ्वी उनकी कोख है। जब ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी तो उन्होंने अपनी कोख से 16 करोड़ देवी देवताओं को जन्म दिया था, लेकिन उन्हें सबसे ज़्यादा प्यार अपनी पहली संतान हस्तर से था। हस्तर लालच में आकर देवी के सारे सोने और अनाज को पाना चाहता था। उसने सोना तो अपनी मनमर्जी से ले लिया था, लेकिन जैसे ही वो अनाज की तरफ बढ़ा उस पर सारे देवताओं ने हमला कर दिया। इससे पहले कि वो मारा जाता देवी ने उसे बचा लिया, लेकिन उसे बचाने की एक शर्त ये थी कि आज के बाद कोई भी उसे नहीं पूजेगा। और तब से हस्तर देवी की कोख में सो रहा है, लेकिन तुम्बाड के लोगों ने उसका मंदिर बनाया और उसकी पूजा करना शुरू कर दिया और तब से तुम्बाड पर देवताओं का गुस्सा बारिश बनकर बरस रहा है। इसके बाद हमें मूवी का मेन सीन दिखाया जाता है जो कि चैप्टर 1 है और उसकी स्टोरी लाइन 1918 की है। इसमें हमें एक फीमेल कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि एक काफ़ी एजेड इंसान के यहाँ काम करती है और वो काफ़ी अमीर होता है जिसे सब लोग सरदार कहकर बुलाते हैं। यह लेडी उसके यहाँ काम करने के लिए जाती है, लेकिन इसका मेन मोटिव उसके यहाँ पर रखी हुई गोल्ड कॉइन को पाना होता है जिसके लिए वो यहाँ पर 14 साल से काम कर रही होती है और साथ ही ये उस बूढ़े इंसान के साथ फिजिकल रिलेशन में भी होती है जिससे इसके 2 बच्चे होते हैं और इस आदमी ने इसे सोने का कॉइन देने का वादा किया होता है जिसके लिए ये यह काम कर रही होती है। साथ ही वो लेडी उस ओल्ड आदमी की माँ का भी ख्याल रखती है जिससे कि उस हवेली से दूर इन लोगों के घर में एक रूम में बंद करके रखा जाता है। ऐसा क्यों था ये हम मूवी में आगे देखेंगे। अब हम देखते हैं कि कुछ दिन के बाद वह बूढ़ा आदमी मर जाता है और ये फीमेल उस कॉइन को ले लेती है और साथ ही अपने बच्चों से कहती है कि अब यहाँ पर उन लोगों का कुछ भी काम नहीं है और ये लोग तुम्बाड को छोड़ रहे हैं। लेकिन इस पर उसका बड़ा बेटा कहता है कि अब तुम्बाड की हवेली तो हमारी हुई है और वो अपनी माँ को वहाँ पर दबा हुआ खजाना ढूंढने के लिए बोलता है, जिस पर उसकी माँ उसे डांट लगाकर कहती है कि वहाँ पर कोई खजाना नहीं है और ये लोग अब यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन उसका बड़ा लड़का विनायक कहता है कि उस खजाने के बारे में ये लोग उस बूढ़े आदमी की माँ से पूछें जो कि उन्हीं के साथ रहती है, जिसको कि ये लोग बहुत सालों से खाना दे रहे होते हैं। लेकिन उसकी माँ कहती है कि अब हमें उसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सरदार मारा गया है और उसकी माँ बूढ़ी है जो कि कुछ दिन में मर जाएगी। इसी बीच में जब ये लोग बात कर रहे होते हैं तभी उनका छोटा लड़का बाहर निकल जाता है और वो एक दीवार पर चढ़ जाता है। वहां से गिरने की वजह से उसको काफी चोट लगती है और उसकी माँ उसे किसी वैद्य चिकित्सक के पास दिखाने के लिए पास के गांव में लेकर जाती है और विनायक को अपनी दादी के लिए खाना बनाने को कहती है और वो कहती है अगर वो सोए नहीं तो तुम उसे बोल देना कि दादी सो जा वरना हस्तर आ जाएगा। अब यहाँ पर विनायक अकेला खाना बना रहा होता है और उस रूम में ये पहली बार जाता है जहाँ पे वो बूढ़ी औरत चेन से बंधी होती है। अब यहाँ पर हम पहली बार उसका फेस देख सकते हैं जो कि देखने में काफ़ी डरावना था और विनायक उससे हवेली में छुपे हुए खजाने के बारे में पूछता है, लेकिन वो बुढ़िया उसे पहले खाना लाने को बोलती है। अब यहाँ पर विनायक से यह गलती हो जाती है कि वह उस रूम का लॉक न लगाकर सीधा खाना लेने के लिए चला जाता है। जैसे वो खाना तैयार कर रहा होता है तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे वो बुढ़िया आ जाती है और उसका पैर चैन से बांधकर उसे अपने साथ रूम में घसीटती हुई ले जाती है और उसे कहती है कि वो उसे अब खाने वाली है।
यहाँ पर विनायक अपनी दादी को सुलाने के लिए जो उसकी माँ ने वर्ड्स कहे होते हैं वो भूल जाता है, और जैसे ये बुढ़िया उस पर अटैक करने वाली होती है लास्ट टाइम पर उसको वो वर्ड्स याद आ जाते हैं और वो जोर से चिल्लाकर कहता है कि दादी सो जा वरना हस्तर आ जाएगा, और ऐसा बोलते ही वह बूढ़ी औरत सो जाती है। अब आगे हम देखते हैं कि विनायक का छोटा भाई नहीं रहा होता है और उसकी माँ विनायक को लेकर तुम्बाड छोड़कर वहां से चली जाती है, लेकिन विनायक अभी भी खजाने को ढूंढने की जिद कर रहा होता है, जिस पर उसकी माँ उसे मारती है और उसे कभी तुम्बाड न आने की कसम देती है। और यहाँ पर चैप्टर 1 खत्म हो जाता है। अब चैप्टर 2 की स्टोरी लाइन 15 साल बाद की होती है, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि विनायक दोबारा तुम्बाड आया है। अब वो यंग हो चुका है और इससे हमें यह पता लगता है कि अब विनायक की माँ मर चुकी है, इसीलिए उसने तुम्बाड न आने की कसम भी तोड़ दी होती है। वो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले अपने पुराने घर में जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो जगह पूरी तरह पेड़ पौधे से भर चुकी है, और वो उस रूम में जाकर देखता है जहाँ पर कई साल पहले उसकी दादी बंद रहा करती थी। वहाँ पर पहुँचने के बाद उसको शौक सा लगता है, क्योंकि वो देखता है कि उस जगह पर एक काफी बड़ा पेड़ उग चुका है, लेकिन उस पेड़ के बीच में एक दिल है जो कि अभी भी धड़क रहा होता है, और वो उसी के आसपास ढूंढता है तो उसे अपनी दादी मिल जाती है। ये चीज देखकर हम सभी को हैरानी हो सकती है, लेकिन इसके पीछे एक रीजन होता है। दरअसल विनायक की दादी अस्तर के श्राप से कर्स्ड होती है, और वो विनायक को यहाँ पर पूरी स्टोरी बताती है। वो बताती है कि कैसे वो अपने यंग एज में तुम्बाड के हवेली से एक रूम से खजाना चुराया करती थी, लेकिन इसी खजाना चुराने के दौरान एक बार हस्तर उस पर हमला कर देता है, और जब से उस श्राप से ग्रस्त होती है। और ये श्राप ऐसा होता है कि हस्तर अगर किसी को भी एक बार छू लेता है तो वह आदमी हमेशा के लिए अमर हो जाता है, लेकिन उसका फिजिकल अपीयरेंस काफी चेंज हो जाता है। अब दादी से ये सारी बातें सुनने के बाद उसे खजाने निकालने का तरीका भी पूछ लेता है, लेकिन दादी उससे यहाँ पर यह कहती है कि वह उसे सारी चीजें बताएगी, लेकिन इसके लिए उसे एक चीज माननी पड़ेगी। इस पर विनायक उसकी शर्त के लिए हाँ कर देता है। वह उससे कहती है कि उसे श्राप से मुक्ति दिलानी होगी। श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए उसे उसको जलाना होगा। इस पर विनायक उसके लिए हाँ में जवाब देता है, और जब उसकी दादी उसको खजाना निकालने का पूरा प्रोसीजर बता देती है तो विनायक उसकी दादी को उसी तरीके से जला देता है जैसे कि उसने कहा था, और उसकी दादी उस श्राप से मुक्त हो जाती है। इसके बाद विनायक हवेली में काफी दिनों तक खजाना ढूंढने लगता है, और फाइनली उसे वो जगह मिल जाती है जहाँ से खजाने वाली जगह का रास्ता होता है, जिससे वो काफी सोने के कॉइन्स धीरे धीरे करके निकालता है। लेकिन अभी हमें यह नहीं दिखाया जाता कि वो ये सब कैसे करता है, और फिर वो अपने घर आ जाता है जहाँ पर वो अपनी बीवी को इसके बारे में बताता है, जिसे सुनकर ये लोग खुश हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि अब विनायक अपना उधार चुकाने के लिए मुनिम के घर जाता है और उसे एक सोने का कॉइन देता है, जिसे देखकर मुनिम हैरान हो जाता है और वो उससे पूछता है कि वे ये खजाना कहाँ से लाया। इस पर विनायक उससे कहता है कि ये हमारा पुश्तैनी खजाना है, और इसी तरीके से वो धीरे धीरे मुनिम को और कॉइन्स देने लगता है। अब वो मुनिम से उधार लेने की बजाय मुनिम पर ही उधार चढ़ाने लगता है, जिसे देखकर वह मुनिम अंदर ही अंदर जलने लग जाता है। और अब हम आगे देखते हैं कि पैसा बढ़ने के साथ विनायक काफी गलत काम करने लगा था, और इन सब में मुनिम भी उसका साथ देता है। अब आगे हम देखते हैं कि मुनिम को एक इंग्लिश ऑफिसर जानता होता है, जो कि मुनिम को कहता है कि उसके पास एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है जिसे कि वो उसे 2000 रुपए में दिलवा सकता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मुनिम मन ही मन इस चीज को सुनकर परेशान होने लगता है, और उसे भी विनायक जैसा अमीर होना होता है, लेकिन साथ ही उसे यह भी पता होता है कि विनायक ये सब गोल्ड कॉइन तुम्बाड की हवेली से लाता है, जिसके लिए वो एक प्लान बनाता है। वो विनायक के पास एक लड़की को लेकर आता है और उसे कहता है कि विनायक इसे अपने साथ हमेशा के लिए रख सकता है। अब इसके पीछे का मेन रीजन ये होता है कि जब तक विनायक इस लड़की के साथ बिजी रहेगा तब तक वो मुनिम तुम्बाड में जाकर उस खजाने को ढूंढ लेगा। लेकिन यहाँ पर वह लड़की विनायक को पैसे देने के बदले मुनिम का सारा प्लान बता देती है, जिसे सुनकर विनायक एकदम गुस्से में आ जाता है और वो तुम्बाड के लिए निकल जाता है। यहाँ पर विनायक मुनिम को ऐसे शो करता है कि जिससे कि मुनिम उसको फॉलो करे, और विनायक उसको दिखाकर एक छोटे से कुएं में जाता है, और काफी देर उसी कुएं में रहने के बाद वह वहां से बाहर आता है और अपने हाथ में 2 गोल्ड कॉइन लेकर दिखाता है। यहाँ हम देखते हैं कि मुनिम ये सब चीजें छुपकर देख रहा होता है, और उसे पता लग जाता है कि विनायक ये सोने के कॉइन्स कहाँ से लाता है। अब विनायक वहां से चला जाता है और मुनिम उसके बाद उस कुएं में जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उस जगह के एंट्री में एक बड़ा सा लॉक लगा होता है, जिस पर पूर्ति की देवी का सिंबल बना होता है,
और अब हमें उस गेट खुलने के बाद पहली बार उसके अंदर का सीन दिखाया जाता है, जिसे देखकर यह साफ पता लगता है कि यह देवी की कोख है। यहाँ पर मुनिम को एक बॉक्स मिलता है और जैसे ही मुनिम उस बॉक्स को खोलता है, हम उसमें एक आटे की गुड़िया को देखते हैं। उसके बाद मुनिम वो आटे की गुड़िया को उठा लेता है। तभी उसके पास एक अजीब सा क्रिएचर आता है और उस पर अटैक कर कर उसे हाफ डेड कंडीशन में छोड़ देता है। इसके कुछ देर बाद विनायक दोबारा से उसी जगह पर आता है और अब हमें यहाँ पर पहली बार यह पता चलता है कि विनायक ये सब गोल्ड कॉइन कैसे कलेक्ट करता था। वो यहाँ आकर आटे का एक बड़ा सा गोल सर्कल बनाता है, जिसके अंदर वह खड़ा होकर एक बॉक्स खोलता है जिसमें कि वो आटे की गुड़िया होती है। और अब जैसे ही विनायक ऐसा करता है, उसके पास दोबारा से हस्तर आ जाता है, जो कि विनायक पर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन वो आटे की उस लाइन को क्रॉस नहीं कर पाता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हस्तर पर अनाज ना छू पाने का श्राप था। वह अनाज को सिर्फ जब ही हाथ लगा सकता था जब कोई उसे वो खाने के लिए दे। और जैसे ही विनायक उस आटे की गुड़िया को हस्तर के पास फेंकता है, हस्तर उसे खाने में लग जाता है। तभी विनायक उसके कपड़े में बंधे हुए एक पॉकेट से गोल्ड के कॉइन जमा कर लेता है और फटाफट से रस्सी चढ़कर उस जगह से बाहर चला जाता है और वहां पर लगे हुए गेट को बंद कर देता है। हस्तर इसके बीच में उसका पीछा करता है, लेकिन विनायक काफी जल्दी ये सब काम करता है तो हस्तर उस तक नहीं पहुंच पाता और विनायक इसी तरीके से अब तक गोल्ड कॉइन कर जमा करता हुआ आया था। इसके बाद मूवी का फाइनल चैप्टर दिखाया जाता है, जो कि 1947 का होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि विनायक थोड़ा बूढ़ा हो चुका है और उसका बेटा जो कि 14 साल का होता है, उसे विनायक रस्सी चढ़ने की ट्रेनिंग देता है, क्योंकि अब विनायक मुश्किल से ही तुम्बाड से सिक्के ला पाता है। इसका कारण यही होता है कि वह अभी एजेड हो चुका होता है और वो अब रस्सी पर इतनी जल्दी नहीं चढ़ पाता जितना वो अपनी यंग एज में चढ़ पाता था। ऐसे ही काफी दिन ट्रेनिंग देने के बाद वह अपने बेटे को तुम्बाड जगह दिखाने के लिए ले जाता है और वो उसे हस्तर के बारे में सारी बातें बता देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वे उसे आटे की गुड़िया बनाना भी सिखाता है, लेकिन जैसे ही वो गुड़िया बना लेता है वह उसे फेंक देता है और वो उससे कहता है कि इस आटे की गुड़िया की अभी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम सिर्फ उस जगह के अंदर जाकर रस्सी पर चढ़कर देखेंगे। विनायक ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि जब तक उस जगह के अंदर आटे की गुड़िया को ना ले जाया जाए तब तक हस्तर वहाँ पे आता नहीं है। और विनायक का प्लान यही था कि वो अपने लड़के को आज सिर्फ ये दिखाना चाहता था कि वो जगह दिखती कैसी है और उसे किस तरीके से यहाँ पर पूरा प्रोसीजर करना है। इसके बाद वो दोनों उस जगह पर आ जाते हैं और वो अपने बेटे को समझा रहा होता है कि कैसे उसे सबसे पहले एक आटे से यहाँ पर सर्कल बनाना है जिसके अंदर हस्तर नहीं आ पाएगा। अब यहाँ पर उसका बेटा उस सब चीज को देख रहा होता है और वो अपने पिता से पूछता है कि हमने उस आटे की गुड़िया को क्यों फेंक दिया। इस पर विनायक कहता है कि अभी उसकी जरूरत नहीं है, अभी हम यहाँ पर सिर्फ चीजें देखने के लिए आए हैं। लेकिन इसी बीच में उसका बेटा उससे कहता है कि वो तो उस आटे की गुड़िया को ले आया और जैसे ही वो उस आटे की गुड़िया को निकालता है, हम देखते हैं कि सामने की ही दीवार से हस्तर आ जाता है और वो उसके बेटे पर अटैक करने वाला होता है। इसी बीच में विनायक अपने बेटे को उस आटे के सर्कल के अंदर खींच लेता है और वो उस आटे की गुड़िया को फटाफट हस्तर के पास फेंकता है और उसे वहां से जल्दी चलने के लिए कहता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका बेटा काफी टाइम से इसी चीज की ट्रेनिंग करता हुआ आया था और वो हस्तर की पॉकेट में से कुछ सोने के कॉइन ले लेता है और वो दोनों मिलकर वहां से चले जाते हैं। और जैसे ही वो गेट बंद करते हैं, यहाँ पर विनायक बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो गुस्से में आकर अपने बेटे को पीटता है, क्योंकि उसने पहले ही उसे उस आटे की गुड़िया को अंदर ले जाने के लिए मना करा था। कुछ देर बाद जब उसका गुस्सा शांत हो जाता है तो वो अपने बेटे को शाबाशी देता है, क्योंकि अब उसे पता लग गया था कि उसका बेटा ये सब काम अकेले भी कर सकता है। और फिर वो इसके लिए उसे एक सोने का कॉइन देता है और उसे कहता है कि ये तुम्हारी पहली कमाई है, इसे अपने पास रखो। अब हम देखते हैं कि उसका बेटा उस कॉइन को लेकर विनायक के ही घर में रह रही एक प्रोस्टिट्यूट के पास जाता है, जिसे देखकर इस मूवी में इस बात पॉइंट आउट किया गया है कि कैसे जनरेशन आगे बढ़ने के साथ ह्यूमंस में पैसे पाने और सेक्सुअल एक्टिविटी की तरफ टेंडेंसीज बढ़ रही हैं। अब क्योंकि विनायक के पास काफ़ी सारा पैसा हो चुका था, उसकी जान पहचान काफ़ी बड़े लोगों से हो चुकी थी, क्योंकि ये साल 1947 चल रहा होता है। इसी बीच में इंडिया को आज़ादी मिल जाती है और यहाँ पर एक बड़ा मिनिस्टर उसके पास आता है और वो उससे कुछ पैसे देने के लिए बोलता है। इस पर विनायक उसे पैसे देता है। इसके बाद मिनिस्टर उसे बताता है कि उसका जो तुम्बाड का किला था वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने अंडर में लेने वाली है और कुछ दिनों में इस हवेली को सील कर दिया जाएगा। यह सुनकर विनायक
विनायक काफ़ी परेशान हो जाता है। लेकिन इसी बीच में उसका बेटा उससे बोलता है कि क्यों ना वे लोग हस्तर का वो पॉकेट ही चुरा लें जिसमें से वो कॉइन निकालते हैं। इस पर विनायक हैरान होकर उससे पूछता है कि वह लोग ऐसा कैसे करेंगे, क्योंकि हस्तर उस गुड़िया को फटाफट खा लेता है और उनके पास इतना भी टाइम नहीं होता कि वो काफ़ी सारे कॉइन कलेक्ट कर सकें। इस पर विनायक का बेटा कहता है कि हम उस जगह पर काफ़ी सारी गुड़िया बनाकर ले जा सकते हैं और जैसे ही हस्तर एक गुड़िया खा लेगा हम दूसरी गुड़िया फेंक देंगे, इससे कि उन्हें हस्तर को डाइवर्ट करने में काफ़ी टाइम मिलेगा और वह उसके सोने की कॉइन वाली पॉकेट को चुरा सकते हैं। यह सुनकर विनायक थोड़ा परेशान होता है और साथ ही खुश भी होता है, क्योंकि उसने इतने सालों में यह चीज़ कभी नहीं सोची होती है। अब वो लोग आटे की काफ़ी सारी गुड़िया लेकर देवी की कोख में जाते हैं, जहाँ पर वो एक एक कर गुड़िया निकालने लगते हैं और विनायक हस्तर को आता हुआ देख मुस्कुराता है। अब इस मूवी का सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट रिवील होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही वो हस्तर के सामने दो गुड़िया दिखाता है, हस्तर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है और अब उसके सामने दो हस्तर होते हैं। इसे देखकर विनायक एकदम घबरा जाता है और वो अपने बेटे को और बहुत सारी गुड़िया निकालने के लिए मना कर रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसका बेटा काफ़ी सारी गुड़िया निकाल चुका होता है और वो अपने चारों ओर देखता है, उसको सब तरफ उतने ही हस्तर दिखाई देने लगते हैं जितने कि उन लोगों ने उस जगह पर आटे की गुड़िया लेकर आए थे। अब ये लोग एक गुड़िया को हस्तर को खाने के लिए देते हैं, लेकिन काफ़ी सारे हस्तर मिलकर उसे बहुत जल्दी ख़त्म कर देते हैं। अब यहाँ पर विनायक को समझ आ जाता है कि ये लोग फंस गए हैं और यहाँ से बाहर निकलने के लिए उसे अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। फिर वो अपनी बॉडी पर इन सारी आटे की गुड़िया को बांधता है और रस्सी चढ़ने लग जाता है, जिसे देखकर उसका बेटा रोने लग जाता है और फिर सारे हस्तर मिलकर उस आटे की गुड़िया के पीछे जाने लगते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर विनायक ने गेट के बाहर भी आटे का सर्कल बनाया था, तो जैसे ही विनायक उस सर्कल के पास आता है सारे हस्तर उस पर हमला करने लगते हैं। लेकिन विनायक उस गेट को क्रॉस कर जाता है, तो विनायक के पीछे सारे जो हस्तर आ रहे होते हैं वो भी उस आटे की लाइन को क्रॉस कर जाते हैं और सभी हस्तर मारे जाते हैं। इसके बाद विनायक का बेटा अकेला बचा होता है और वो रस्सी चढ़कर उस गेट से बाहर आ जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बाहर आकर अपने पिता को देखता है। अब क्योंकि हस्तर ने उसके पिता पर अटैक किया होता है, उस पर भी हस्तर का श्राप लग चुका होता है और उसका फेस एक अजीब से दिखने वाले क्रिएचर की तरह हो जाता है। यहाँ पर विनायक अपने बेटे को वो सोने वाली पॉकेट देता है, क्योंकि वो हस्तर को इससे निकालने में कामयाब हो गया था। लेकिन उसका बेटा उसे देखकर रोने लग जाता है, क्योंकि उसे पता लग गया था कि उसके लालच के चलते उसके पिता को हस्तर का श्राप लग चुका था और वो उस सोने की पोटली को ना लेकर अपने पापा को बोलता है कि पापा सो जाओ वरना हस्तर आ जाएगा, और इसके बाद पास ही रखे हुए लैंटेन से उसको जला देता है, क्योंकि उसके पिता को इस श्राप से मुक्त करने का सिर्फ यही एक उपाय था। और उसके बाद वो तुम्बाट के गेट को बंद कर वहां से चला जाता है और मूवी को खत्म कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं मूवी के कुछ पॉइंट की जो कि इस मूवी में क्लियरली नहीं बताए गए हैं, जैसे कि हस्तर आटे को देखकर नहीं आता, बल्कि उसके सामने जब आटे की बनाई गई गुड़िया दिखाई जाती है तभी वो क्यों आता है, क्योंकि विनायक हमेशा पहले आटे से सेफ्टी सर्कल बनाता है। तो हस्तर कभी भी उस आटे को देखकर नहीं आता, बल्कि जैसे ही विनायक उस गुड़िया को निकालता है सिर्फ उसी टाइम ही हस्तर के पास आता है। और इसके बाद दूसरा पॉइंट ये होता है कि क्योंकि हस्तर उस आटे की लाइन को क्रॉस नहीं कर पाता, तो उस आटे के सर्कल को हमेशा कौन मिटा देता था, क्योंकि विनायक जब भी उस जगह पे आता था वह हमेशा आटे का एक सर्कल बनाता था, क्योंकि पहले वाला सर्कल गायब हो चुका होता था। अगर इन पॉइंट को छोड़ दिया जाए तो यह मूवी एक मस्ट वॉच मूवी है, जिसे कि हर किसी को एक बार ज़रूर देखना चाहिए। साथ ही इस मूवी की स्टोरी से रिलेट करके एक सोशल मैसेज भी देने की कोशिश की गई है, जिसमें हमें बताया गया है कि जैसे कि अर्थ पर टाइम बीत रहा है वैसे ही यहाँ पर ह्यूमंस और ज़्यादा लालची हो जा रहे हैं और वो हस्तर की तरह सारे रिसोर्सेस पाना चाहते हैं, लेकिन उसकी कीमत उन्हें किसी न किसी तरीके से चुकानी पड़ जाती है। तो ये थी आज की मूवी एक्सप्लेनेशन। आपको ये मूवी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं और ऐसे ही कुछ मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।